हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा के संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। आज हम लोग अध्ययन करेंगे लोकसभा की शक्तियां और कार्य। क्या अध्ययन करेंगे? लोकसभा की शक्तियां और कार्य। लोकसभा की शक्तियों और कार्यों पर अगर विचार किया जाए तो लोकसभा संसद की सबसे शक्तिशाली सदन है। राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों के अपेक्षा लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से दुगुनी से भी क्या होती है? अधिक होती है। और अगर हम संसद का नाम लें तो सामान्य रूप से लोकसभा को संसद का प्रतिरूप अथवा संज्ञा दी जाती है और लोकसभा के द्वारा ही पूरे शासन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से संचालित करने का कार्य किया जाता है। तो देखिए दिया भी है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में लोकसभा लोकप्रिय सदन है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में लोकसभा क्या है? लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके गठन का आधार जनसंख्या है। लोकसभा के गठन का आधार क्या है? जनसंख्या है। जनता ही अपने संसदीय क्षेत्र से वरिष्ठ मताधिकार आयु के आधार पर अपने लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करती है और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। इसके संदर्भ में हमने आपको ये भी बताया था कि लोकसभा संसद के 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन लोकसभा संसद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। लोकसभा की शक्तियां तथा उसके कार्यों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला है इसकी विधायी शक्तियां। क्या है? विधायी शक्तियां, जिसको व्यवस्थापकीय शक्तियों के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं विधायी शक्ति। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। लोकसभा विधायी शक्तियों के अंतर्गत हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संविधान के अनुसार भारतीय संसद अर्थात लोकसभा संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषयों और कुछ परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के द्वारा अवित्तीय विधेयकों का प्रस्ताव सामान्य रूप से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और उस पर दोनों सदनों का 2/3 बहुमत होना क्या है? आवश्यक है। जब दोनों सदनों के किसी भी सदन के द्वारा प्रस्तावित कानून जब एक सदन के द्वारा अर्थात लोकसभा के द्वारा पारित कर दी जाती है, तब उसे प्रस्तावित रूप से अनुमोदन के लिए राज्यसभा के पास भेजी जाती है। राज्यसभा भी उस कानून पर विचार विमर्श करता है और अपने 2/3 बहुमत के आधार पर अंतिम निर्णय देने का कार्य करता है। अगर राज्यसभा उस पर अपना अनुमोदन नहीं देता है, पूर्ण बहुमत के आधार पर उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करता, तो ऐसे परिस्थितियों में अकेले लोकसभा उस प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकता। फिर भी दोनों सदनों के अंतर्गत सामान्य विवाद उत्पन्न हो जाने पर या तनाव उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उस पर पुनः निर्णय लिया जाता है। इसके साथ ही अगर राज्यसभा अवित्तीय विधेयक को अपने आप समाप्त तो नहीं कर सकती, लेकिन केवल अपने पास 6 माह तक रोक करके लोकसभा को संकट में या थोड़ी कठिनाइयों में डाल सकती है।
लेकिन 6 माह के पश्चात उसका कोई अधिकार नहीं है। लोकसभा जिस रूप में पारित थी उसी रूप में पाठ मान करके उसे कानून का जो रूप दे सकती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लोकसभा के पास जो पूर्ण रूप से विधायी शक्तियां क्या है, विद्यमान है। दूसरा दिया है वित्तीय शक्तियां। क्या है? वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों के ऊपर अभी अगर हम विचार करें तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूं कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो लोकसभा सबसे शक्तिशाली सदन है और इस स्वरूप में वित्तीय शक्तियां केवल जो है लोकसभा में ही प्रस्तावित की जाती हैं। कहाँ प्रस्तावित की जाती हैं? लोकसभा में ही प्रस्तावित की जाती है, राज्यसभा में जो प्रस्तावित नहीं की जाती है। लोकसभा के द्वारा वित्तीय दस्तावेज तैयार करने के बाद या वित्तीय कानून बनाने के बाद वो उस वित्त संबंधी नियमावली को ठीक है अपने छोटा भाई समझ करके राज्यसभा के पास भेजता है। राज्यसभा उस पर विचार विमर्श कर सकती है, उसमें संशोधन अथवा परिवर्तन करके पुनः लोकसभा को वापस कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, वह लोकसभा के विवेक के ऊपर निर्भर है। राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल अपने पास 14 दिन तक ही रोक सकती है। कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। 14 दिन के अंतर्गत भेजे तो भी भला और न भेजे तो भी भला। जिस रूप में लोकसभा उस वित्त विधेयक को राज्यसभा के पास भेजी थी उसी रूप में पारित जो है मान ली जाती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वित्तीय शक्तियां पूर्ण रूप से लोकसभा के पास ही क्या है, निर्धारित है। तीसरा दिया है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। क्या दिया है? कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। लोकसभा के द्वारा कार्यपालिका पर जो नियंत्रण का भी कार्य किया जाता है। कार्यपालिका अर्थात सरकार पूर्ण रूप से कानूनों का निर्माण करती है, उस कानून के दस्तावेज को तैयार करके जो पूर्ण रूप से लोकसभा के सदन में जो है प्रस्तावित होने के लिए जो रखती है। लोकसभा के सदस्य उस कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों पर विचार विमर्श करती है। विचार विमर्श करने के पश्चात अगर सही लगता है तो अपने 2/3 बहुमत के आधार पर वह अपना प्रस्ताव जो है पारित कर देती है, अन्यथा उसको जो अवैध घोषित कर सकती है या उसका अनुमोदन नहीं दे सकती है। इस स्वरूप में लोकसभा जैसा चाहेगी उसी स्वरूप में कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों को अथवा बनाए गए कानूनों को प्रस्तावित की जा सकती है अथवा प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। अर्थात कार्यपालिका जो भी कार्य करती है लोकसभा पर उसका नियंत्रण रहता है। लोकसभा के अंतिम रूप देने के पश्चात ही उसे कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है। इस आधार पर कार्यपालिका निरंकुश होकर के या मनमानी तरीके से कोई भी कार्य नहीं कर सकती। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कार्यपालिका पर लोकसभा का जब पूर्णतः क्या होता है, नियंत्रण होता है। चौथा दिया है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। क्या दिया है? संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां जो है दोनों सदनों को समान रूप से क्या है, प्राप्त है। संविधान से संबंधित कोई भी संशोधन अगर प्रथम सदन लोकसभा के द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है तो उसी आधार पर राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा भी 2/3 बहुमत होना क्या है, आवश्यक है। ऐसे परिस्थितियों में कभी कभी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा 2/3 बहुमत के आधार पर ही संशोधन किया जा सकता है। अकेले कोई भी सदन चाहे लोकसभा अथवा राज्यसभा जो संविधान से संशोधन संबंधी प्रक्रिया अकेले प्रस्तावित नहीं कर सकती और न इसमें परिवर्तन कर सकती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं संविधान संशोधन संबंधी नीतियों के बीच में दोनों सदनों का बहुमत होना, दोनों का प्रस्ताव होना, सहमत होना क्या है, आवश्यक है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं संविधान संशोधन संबंधी शक्ति के रूप में लोकसभा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पांचवा दिया है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य।
लोकसभा जो निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्यों तथा राज्यों के विधानसभा के सदस्यों से मिलकर के राष्ट्रपति का जो है चुनाव करती है। इतना ही नहीं, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके साथ ही यह लोकसभा अपने 2/3 बहुमत के आधार पर जो है पूर्ण रूप से जो उनको उनके पद से क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है और लोकसभा के सदस्य अपने 2/3 बहुमत के आधार पर लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अब उनके पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लोकसभा एक निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करता है। छठवां दिया है जनता की शिकायतों का निवारण। क्या दिया है? जनता की शिकायतों का निवारण। आप जानते हैं लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा वरिष्ठ मताधिकार आयोग के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने गए क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं और वे जनता के बीच में अपने भाषण के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से उन्हें अनेकों आश्वासन देते हैं और जनता के दुख दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। जनता अपने सारे आवश्यकताओं अथवा आकांक्षाओं को उन प्रतिनिधियों के सामने रखती है और सरकार के समक्ष जब यह सांसद प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं तो जनता की सेवा के उद्देश्य से अपना कार्य करते हैं, क्योंकि वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर वे ऐसा कार्य न करें तो आने वाले मताधिकार चुनाव की परिस्थितियों में जनता उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि पुनः वह दिल्ली का सपना देख नहीं सकते। तो इस स्वरूप में जो है जनता की शिकायतों का निवारण करना, जनता की सेवा करना, जनता के भावनाओं को समझ करके उनके अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह लोकसभा के सदस्यों का परम कर्तव्य होता है और इस स्वरूप में जो जनता की सेवा में हमेशा क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लोकसभा की शक्तियों और कार्यों के बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। इसको नोट्स के कॉपी में तैयार कर लीजिएगा, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में पूछता है कि लोकसभा का गठन कैसे किया जाता है, लोकसभा की शक्तियों और कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो इसे लिख करके अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, 7वां पॉइंट है विविध कार्य। लोकसभा की शक्तियों और कार्य के बारे में भी हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। उसके साथ ही लोकसभा की शक्तियों और कार्य के अंदर कुछ अन्य कार्य भी हैं। ठीक है, देखिए दिया गया है लोकसभा कुछ अन्य कार्य भी करती है। पहला, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर क्या कर सकती है, महाभियोग लगा सकती है। आपको पता है कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहते हैं तब तक उनको पद से किसी भी परिस्थितियों में हटाया नहीं जा सकता है। उनको उनके पद से हटाने के लिए एक ही प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया। यह महाभियोग की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है, बहुत ही जटिल है। जब तक इस महाभियोग की प्रक्रिया को पारित कराई जाती है तब तक कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने आप ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है। ठीक है, दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत के आधार पर जब यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि राष्ट्रपति इस पद पर कार्य करने योग्य नहीं है, तब जाकर के उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं की गई है। ठीक है, 1998 में अमेरिका में मोनिका लेविन्स्की प्रकरण के आधार पर बिल क्लिंटन के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो है लागू की गई थी, लेकिन जब तक यह प्रक्रिया का कार्य
जो है समाप्त हो तब तक उनका कार्यकाल अपने आप क्या हो गया, समाप्त हो गया था। तो इस स्वरूप में निष्कर्षता कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। दूसरा दिया है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा यह प्रस्ताव पास कर दे तो इस प्रस्ताव का लोकसभा द्वारा अनुमोदन क्या होता है, आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए अगर राज्यसभा अपना बहुमत प्रदान कर दे तो उसके अतिरिक्त भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा भी अनुमोदन होना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं लोकसभा के सदस्यों के अनुमोदन के अभाव में राज्यसभा अकेले उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा नहीं सकती है। तीसरा दिया है लोकसभा और राज्यसभा मिलकर, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है और उनको उनके पदों से क्या कर सकती है, हटा सकती है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव होगा वही प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाती है। इसके इसी तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को भी लोकसभा राज्यसभा के साथ महाभियोग द्वारा जो है हटा सकती है। तो इस स्वरूप में देखिए लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। इसी तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को भी लोकसभा तथा राज्यसभा के साथ महाभियोग द्वारा उनको उनके पदों से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। चौथा देखिए राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद से स्वीकार करना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति देश के अंतर्गत संकट काल की घोषणा कर देते हैं तो ऐसे परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति को 1 माह के अंतर्गत संसद से अनुमोदन या बहुमत लेना क्या होता है, आवश्यक होता है। अन्यथा उनके द्वारा लागू किया गया संकट काल की घोषणा अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो निष्कर्षतः कह सकते हैं कि जब तक संसद अर्थात लोकसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत के आधार पर संकट काल की घोषणा का अनुमोदन नहीं किया जाएगा तब तक राष्ट्रपति के द्वारा लागू किए गए संकट काल की घोषणा मान्य नहीं होगी। अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वयं ही समाप्त मान ली जाती है। पांचवा देखिए यदि राष्ट्रपति सर्व क्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी क्या होती है, आवश्यक होती है। यदि राष्ट्रपति सर्व क्षमा देना चाहे तो उसकी स्वीकृति जो संसद से लेनी क्या होती है, आवश्यक होती है। बिना संसद के सहमति के आधार पर राष्ट्रपति किसी को जो जीवन दान या क्षमा याचना जो है नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों यह रहा लोकसभा की शक्तियों और कार्य के अंतर्गत विविध कार्य। इसको नोट्स के कॉपी में तैयार करके याद कर लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं राज्यसभा का संगठन। क्या अध्ययन करेंगे, राज्यसभा का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, राज्यसभा का संगठन क्या होता है। आप जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है राज्यसभा के अंतर्गत 250 सदस्यों को जो निर्धारित करने का प्रारूप दिया गया है, अर्थात अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में 245 सदस्य
राज्यसभा के सदस्यता के रूप में जो है नियुक्त किए जाते हैं या उनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, जिसमें 233 सदस्य राज्यों के इकाइयों से या प्रांतीय इकाइयों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में या विशेष ज्ञान का उन्हें क्या होता है, अनुभव होता है और उन पर राष्ट्रपति का पूरा क्या होता है, विश्वास होता है। ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो है मनोनीत किया जाता है। तो देखिए दिया गया है कि राज्यसभा का संगठन। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां क्या है, प्राप्त है, फिर भी इसका अपना महत्व उपयोगिता है। पहला दिया सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति। सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान समय में यह संख्या 245 ही है। कितना है, 245। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव जो है प्राप्त होता है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं और ये अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित होते हैं। कैसे निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष रीति से जो है निर्वाचित होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत, इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार और खुले मतदान से संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के क्षेत्रों द्वारा जो है किया जाता है। यहाँ एक शब्द दिया है खुले मतदान के रूप में। पहले जब खुले मतदान के रूप में नहीं किया जाता था तो ऐसी शिकायत सुनने को मिलती थी कि विधानसभा के बहुत सारे सदस्य जब पैसा लेकर के या पक्षपात करके मतदान जो है देते थे। इसलिए खुले मतदान की जो व्यवस्था कर दी गई कि सामने सबको अप्रत्यक्ष रूप से जो मतदान देना है। खुले मतदान से संघ के राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। जिन क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा, जिन क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं वहां पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचक मंडल जो है गठित किए जाते हैं। जिन राज्यों में विधान सभाएं या विधानसभाएं नहीं होती हैं वहां पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष निर्वाचन मंडल जो है गठित किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह रहा राज्यसभा के संगठन के तहत पहला पॉइंट सदस्य संख्या और निर्वाचन पद्धति। इसको नोट्स के कॉपी में तैयार कर लीजिएगा। शेष हम